हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट मैन बाय क्रिस फैनिंग बुक के बारे में। कभी सोचा है कि ऑफिस में कितनी बार ऐसा होता है कि एक साधारण सा काम भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मीटिंग्स खींचती चली जाती है, ईमेल्स का जवाब नहीं आता और प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। ये सब इसलिए नहीं कि लोग काम नहीं जानते या स्किल्ड नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता। फैनिंग अपनी किताब की शुरुआत इसी बात से करते हैं। कम्युनिकेशन ही बिजनेस इनएफिशिएंसी की सबसे बड़ी वजह है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी बात को समझाने के लिए पहले बैकग्राउंड देना जरूरी है, एक लंबा कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए ताकि सामने वाला पूरी पिक्चर समझे। लेकिन फैनिंग इस सोच को उलट देते हैं। वे कहते हैं कि क्लैरिटी तभी आती है जब आप शुरुआत में ही साफ साफ बता दें कि आप क्या चाहते हैं और आपकी बात का पर्पस क्या है। एक्स्ट्रा डिटेल्स बाद में भी दी जा सकती है। अगर आप शुरुआत में ही मेन पॉइंट क्लियर नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और कन्वर्सेशन बार बार पीछे लौट जाती है। इमेजिन करो, कोई दोस्त तुम्हें कॉल करता है और 5 मिनट तक ये बताता रहता है कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था, किससे मिला, लेकिन आखिर में वो कहना क्या चाहता है ये पता ही नहीं चलता। अब सोचो, अगर वो शुरुआत में ही कह दे, भाई मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए, तो तुम्हारा ध्यान एकदम शार्प हो जाएगा क्योंकि तुम जान गए कि बात का मकसद क्या है। यही चीज प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी काम करती है। फैनिंग न्यूरोसाइंस का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि हमारा दिमाग बहुत तेजी से जज करता है कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, उसकी बात कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर एक कन्वर्सेशन पहले 1 मिनट में ही रेलेवेंट न लगे तो हम मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब, अगर आप शुरुआत में ही पॉइंट पर नहीं आते तो सामने वाला आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देगा। ऑफिस एनवायरनमेंट में जब कम्युनिकेशन वेग होती है तो लोग असम्पशंस बनाने लगते हैं और असम्पशंस अक्सर गलत निकलते हैं। इससे काम में डिले होता है, गलत फहमियां बढ़ती हैं और फ्रस्ट्रेशन भी। लेकिन जब कोई पर्सन अपनी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रखता है तो न सिर्फ वो क्रेडिबल लगता है, बल्कि उसकी बात समझना और उस पर एक्शन लेना भी आसान हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात फैनिंग बताते हैं। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है ज्यादा बोलना, लेकिन असल में कम शब्दों में साफ मैसेज डिलीवर करना ही सबसे इफेक्टिव तरीका है। जितना ज्यादा आप अननेसेसरी डिटेल्स में उलझेंगे, उतना ही सामने वाला बोर होगा या कंफ्यूज्ड रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए और समझी भी जाए, तो शुरुआत में ही बताएं कि आप क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर अपनी टीम से कहता है, लेट मी टेल यू स्टोरी अबाउट समथिंग दैट हैपेंड लास्ट क्वार्टर, और फिर वो 10 मिनट तक एक पुराना इंसिडेंट एक्सप्लेन करता है। लेकिन अगर वो सीधा बोले, We need to improve our client response time by 30% and here's why, तो पूरी टीम एकदम अलर्ट हो जाएगी क्योंकि उन्होंने पर्पस जान लिया। क्लैरिटी सिर्फ लैंग्वेज से नहीं आती, बल्कि आपके टोन, बॉडी लैंग्वेज और डिलीवरी से भी आती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो आपकी आवाज में फर्मनेस होती है, और जब आप खुद अनश्योर होते हैं तो आपकी बातों में घबराहट और कंफ्यूजन दिखता है। सामने वाला भी इसी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। एक अच्छी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, यानी बात करने के बाद सुनने वाले को पता चले कि उसे करना क्या है। जब कोई ईमेल वेग होती है जिसमें लिखा होता है लेट मी नो योर थॉट्स, तो सामने वाला सोचता है कि उसे रिप्लाई करना भी है या नहीं। लेकिन अगर लिखा हो प्लीज कंफर्म बाय 5 PM इफ यू अग्री विद द प्रपोज्ड प्लान, तो बात सीधी और क्लियर है। फैनिंग ये भी बताते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन से सिर्फ काम आसान नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। जब कोई लीडर अपनी बात डायरेक्ट और रिस्पेक्टफुल तरीके से रखता है तो लोग उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, और ये क्वालिटी हर सक्सेसफुल लीडर में होती है। क्लियर कम्युनिकेशन से टाइम भी सेव होता है। सोचो, आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी है, हर छोटी बात शेयर करनी है। ये एक मिथ है।
असल में लोग अप्रिशिएट करते हैं जब आप उनके टाइम की वैल्यू करते हैं और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देते हैं जो जरूरी है। इससे न सिर्फ आपके वर्ड्स का इंपैक्ट बढ़ता है बल्कि आपके लिए रिस्पेक्ट भी। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो अनक्लियर कम्युनिकेशन पैदा करती है। सबसे कॉमन हैबिट है मैसेज को डिले करना, यानी बात को घुमा फिरा कर कहना। दूसरा है किसी पॉइंट को लेकर खुद अनश्योर होना। जब आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या कहना चाहते हैं तो सामने वाला कैसे समझेगा। तीसरा है लिसनर को डिटेल से ओवरलोड कर देना। जब आप इतना कुछ एक साथ बोलते हैं कि मेन पॉइंट खो जाता है तो कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। इसका सॉल्यूशन है एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना। पहले बताओ कि आपका मकसद क्या है, पर्पस, फिर बताओ कि आप क्या चाहते हैं, आस्क, और आखिर में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो अगर जरूरत हो। इस अप्रोच से सामने वाला आपकी बात को फिल्टर नहीं करेगा बल्कि एकदम क्लियरली समझ जाएगा। फैनिंग ये भी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सीरियसली लें तो आपको खुद अपनी बात को लेकर क्लियर और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर आप हेजिटेशन के साथ बोलेंगे या हर सेंटेंस में मे बी, काइंड ऑफ, आई थिंक जैसे वर्ड्स का यूज करेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को लाइटली लेगा। इसलिए अपनी बात को स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट तरीके से रखना जरूरी है। एक और माइंडसेट शिफ्ट जो जरूरी है, कम्युनिकेशन का मकसद इंप्रेस करना नहीं बल्कि इंपैक्ट क्रिएट करना होना चाहिए। जब आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं तो आप सामने वाले का टाइम रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें उस मैसेज के साथ छोड़ते हैं जिसे वे एक्शन में बदल सकते हैं। ऑफिस में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप दूसरों की कम्युनिकेशन स्टाइल को समझें। कुछ लोग डायरेक्ट बात पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़े कॉन्टेक्स्ट में कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन किसी भी स्टाइल में शुरुआत में पर्पस और आउटकम बताना एक यूनिवर्सल टेक्निक है जो हमेशा काम करती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का एक साधारण तरीका है। सोचो, कम्युनिकेशन एक मैप की तरह है। अगर मैप में स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन ही अनक्लियर है तो रास्ता कितना भी डिटेल्ड क्यों न हो, आप पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन क्लियर है तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। आखिर में फेनिंग का मैसेज बहुत साधारण है। क्लियर कम्युनिकेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। ये न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। चाहे आप एक जूनियर एम्प्लॉय हो या सीनियर मैनेजर, अगर आप अपनी बात को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रखना सीख गए तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन को लेकर ओवरथिंकिंग करना छोड़िए और प्रैक्टिस कीजिए कि अपनी बात कम शब्दों में, बिना घुमाए फिराए, एकदम साफ साफ कैसे रखनी है। यही असली स्मार्टनेस है। मान लो किसी कन्वर्सेशन की शुरुआत सिर्फ 30 से 60 सेकंड में इतनी पावरफुल हो कि सामने वाला तुरंत समझ जाए कि बात क्या है, क्यों हो रही है और उसे करना क्या है। यही है फैनिंग की किताब का मेन फॉर्मूला, CPQ मेथड, यानी कॉन्टेक्स्ट, पर्पस, क्वेश्चन। ये टेक्निक सिखाती है कि किसी भी बातचीत या मैसेज की शुरुआत क्लैरिटी के साथ कैसे करनी है ताकि न टाइम वेस्ट हो और न कंफ्यूजन पैदा हो। हम रोजमर्रा के कामों में देखते हैं कि लोग बात की शुरुआत कहानियों से करते हैं, पुराने अपडेट्स देने लगते हैं या फिर धीरे धीरे पॉइंट तक पहुंचते हैं। फेनिंग कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस अप्रोच से सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि असल में बात किस बारे में है। CPQ मेथड इसे पूरी तरह बदल देता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की, यानी करंट सिचुएशन क्या है। आपको यह बताना है कि यह बात क्यों हो रही है, बैकग्राउंड क्या है, लेकिन बहुत शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, हम पिछले 3 हफ्तों से क्लाइंट के फीचर रोल आउट पर काम कर रहे हैं। बस इतना ही काफी है ताकि सामने वाले को पता चले कि बात किससे जुड़ी है। इसके बाद आता है पर्पस, यानी आप ये बात क्यों कह रहे हैं। कई बार हम बोलते रहते हैं
लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि हमने ये बात क्यों उठाई। फैनिंग बताते हैं कि शुरुआत में ही क्लियरली बोलिए कि आप इस टॉपिक को अभी क्यों लाए हैं। जैसे आप कह सकते हैं, मैं एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं जो हमारी टाइमलाइन डिले कर सकती है। अब बात साफ हो गई कि पर्पस क्या है, रोड ब्लॉक पर बात करनी है। और तीसरा स्टेप है क्वेश्चन, यानी सामने वाले से आपको क्या चाहिए। क्या वो कोई डिसीजन ले, कोई परमिशन दे, या सिर्फ अपना फीडबैक दे। पॉइंट पर आ जाइए। जैसे बोलिए, क्या आप टेस्टिंग फेज को एक हफ्ते एक्सटेंड करने की अप्रूवल दे सकते हैं। अब सामने वाला पूरी तरह जान गया कि आपने क्या कॉन्टेक्स्ट दिया, क्यों दिया, और उससे आप क्या चाहते हैं। इस मेथड की सबसे बड़ी ताकत है कि ये कॉन्वर्सेशन को क्लियर और फोकस्ड बनाता है। ये एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है जिसे आप किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। चाहे आप अपने मैनेजर को कोई इश्यू बताना चाहें, किसी से फीडबैक लेना हो, किसी को अपडेट देना हो, या किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो। अब सोचिए, जब आप किसी को बिना CPQ के अप्रोच करते हैं तो कैसे बात फैल जाती है। जैसे एक्चुअली पिछले महीने क्लाइंट ने कुछ नए फीचर्स मांगे थे, फिर हमने उस पर काम शुरू किया, फिर टेस्टिंग शुरू की, लेकिन अब तक सामने वाला बोर हो चुका है और सोच रहा है कि पॉइंट कब आएगा। लेकिन CPQ मेथड में आप पहले 30 सेकंड में ही सब साफ कर देते हैं और सामने वाला रेडी हो जाता है डिसीजन लेने के लिए। फेनिंग की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी किताब में दर्जनों रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं। मान लो आपको अपने मैनेजर से किसी डेडलाइन पर बात करनी है तो आप बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट, हमने पिछले स्प्रिंट में 2 मॉड्यूल्स पूरे किए हैं। पर्पस, मैं नेक्स्ट वीक की प्लानिंग से पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। क्वेश्चन, क्या हम क्लाइंट से क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं कि उन्हें कौन सी प्रायोरिटी चाहिए। या फिर अगर आप किसी कोलीग से फीडबैक चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट, मैंने पिछले हफ्ते प्रेजेंटेशन बनाया था जो क्लाइंट को भेजा गया था। पर्पस, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्वेश्चन, क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं अपना फीडबैक देने के लिए। जब आप बार बार इस मेथड को यूज करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। फिर न तो आप अपनी बात घुमा फिरा कर कहते हैं और न ही सामने वाला कंफ्यूज होता है। बात साफ होती है, शॉर्ट होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। यही तो चाहिए हर प्रोफेशनल सेटिंग में। अब थोड़ा सोचिए, जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमारा गोल क्या होता है। साधारण, सामने वाला हमारी बात समझे और उस पर कोई एक्शन ले। लेकिन जब हम वेग बातें करते हैं तो न समझ आता है, न कोई एक्शन होता है और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कोई हमें सीरियसली नहीं लेता। CPQ मेथड इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करता है क्योंकि इसमें हर बात का एक स्ट्रक्चर है। बैकग्राउंड दो, मकसद बताओ और सवाल पूछो। एक और पावरफुल चीज जो फैनिंग ने बताई वो ये है कि CPQ सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। इमेजिन करो, तुम अपने दोस्त से कुछ कहना चाहते हो तो सीधा बोलो, तूने पिछले हफ्ते जो एडवाइस दी थी उस पर मैंने सोचा और अब मैं तुझसे एक और राय लेना चाहता हूं। क्या तुझे लगता है कि मुझे जॉब स्विच कर लेनी चाहिए। अब यह बात क्लियर है, मीनिंगफुल है और समय भी बचाती है। एक और बेनिफिट यह है कि जब आप CPQ मेथड यूज करते हैं तो लोग आपको ज्यादा रिलायबल और ऑर्गेनाइज समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान अपनी बात को क्लियरली रख सकता है तो ये डिसीजंस भी स्मार्टली लेता होगा। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। अक्सर होता है कि हम सोचते हैं कि क्लियर बोलने का मतलब है कि हम रूड लग सकते हैं या लोग हमें बॉसी समझ लेंगे, लेकिन CPQ ऐसा नहीं करता। ये मेथड रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल दोनों है। आप सामने वाले को पूरा सम्मान देते हैं लेकिन साथ ही अपनी बात असर्टिवली भी रखते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिस की बात करते हैं। शुरुआत में CPQ ऑकवर्ड लग सकता है क्योंकि हम पॉइंट पर आने की आदत में नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये नेचुरल फील होने लगेगा। ट्राई कीजिए। ईमेल लिखते समय पहले सोचिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर पर्पस क्या है और आखिर में क्वेश्चन क्या है, और देखिए कैसे आपकी ईमेल्स शॉर्ट
और इफेक्टिव बन जाती है। फेनिंग की फिलॉसफी साधारण है। लोगों के पास टाइम कम है, अटेंशन कम है और पेशेंस भी कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए तो पहले 30 सेकंड में ही वो सब कहिए जो मैटर करता है, और सीपीक्यू इस काम में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। अब एक बार फिर सोचिए, अगर आप हर कन्वर्सेशन की शुरुआत इस तरह करें कि सामने वाला 60 सेकंड में ही सब समझ जाए, तो कितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिलेज और अननेसेसरी मीटिंग से बच सकते हैं। यही पावर है सीपीक्यू मेथड की। आपका काम है इस मॉडल को अपनी डेली कम्युनिकेशन में अप्लाई करना। चाहे आप जूनियर हो, सीनियर हो या किसी भी रोल में हो, अगर आप क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बात रख सकते हैं तो आप हर जगह एक स्टेप आगे रहेंगे। काम की दुनिया में कम्युनिकेशन सबसे जरूरी चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी इसी से होती है। फेनिंग की किताब में यह बताया गया है कि लोग बातचीत करते समय कुछ ऐसी आदतें अपनाते हैं जो बात को स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय उसे वीक बना देती है। इन गलतियों को वे कॉमन कम्युनिकेशन पिटफॉल्स कहते हैं, यानी ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हमारी बात का असर कम कर देती है और सामने वाले को कंफ्यूज या अनइंटरेस्टेड बना देती है। अगर हम इनसे बचना सीख जाए तो हमारी हर बात ज्यादा इंपैक्टफुल बन सकती है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है रैम्बलिंग, यानी बात को घुमा फिरा कर कहना। कई बार लोग बातचीत की शुरुआत इमोशंस या बैकग्राउंड से करते हैं। जैसे, मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि जब मैं क्लाइंट कॉल पर था तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि पिछली बार जब हम बात कर रहे थे। इसमें न तो साफ पता चल रहा है कि पॉइंट क्या है और न ही सामने वाला इंटरेस्ट ले पा रहा है। फेनिंग कहते हैं कि कन्वर्सेशन की शुरुआत क्लियर और शार्प होनी चाहिए, न कि इमोशंस और हिस्ट्री से भरी हुई। स्टोरी टेलिंग अपनी जगह सही है, लेकिन पहले 30 से 60 सेकंड में नहीं। उस समय आपको एक्शन के लिए फ्रेम करना होता है, न कि एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरी बड़ी गलती है ओवर एक्सप्लेनिंग, यानी जरूरत से ज्यादा डिटेल्स दे देना, वो भी शुरुआत में। मान लीजिए आप एक टेक्निकल चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपने फुल प्रोसेस या बैकग्राउंड डेटा देना शुरू कर दिया, तो सामने वाला बोर हो सकता है या उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये बात क्यों की जा रही है। फेनिंग कहते हैं कि किसी भी टेक्निकल डिटेल को तब तक मत दीजिए जब तक आपने ये एस्टैब्लिश न कर दिया हो कि ये डिटेल रेलेवेंट क्यों है। पहले सामने वाले को बताइए कि इससे उसका क्या लेना देना है, फिर चाहे तो डिटेल में जाइए। तीसरी कॉमन गलती है लिसनर को डिटेल से ओवरलोड करना। जब आप इतना कुछ एक साथ बोलते हैं कि मेन पॉइंट खो जाता है तो कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। पैसिव ओपनिंग्स, कई बार हम अपनी बात शुरू करते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस से जैसे आई वॉज जस्ट वंडरिंग इफ, मे बी वी कुड, या आई थॉट इट माइट बी ओके टू ब्रिंग दिस अप। अब ऐसे शब्द आपकी बात को सॉफ्ट बना देते हैं, लेकिन इतने सॉफ्ट कि सामने वाले को लगे ही नहीं कि आप सीरियसली कुछ कह रहे हैं। ये अप्रोच आपकी अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देती है। फेनिंग कहते हैं कि जब आप बात करें तो रिस्पेक्टफुली लेकिन असर्टिवली करें। जैसे, अगर आपको कोई डिसीजन चाहिए तो साफ साफ कहिए, मुझे आपकी राय इस प्रस्ताव पर आज चाहिए, कैन वी डिस्कस इट नाउ। इस तरह सामने वाला सीरियसनेस समझता है और एक्शन लेने के लिए तैयार होता है। एक और बड़ी गलती है अस्यूम नॉलेज, यानी ये मान लेना कि सामने वाला पहले से सब जानता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे को प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड पता होगा, कौन कौन लोग उसमें हैं या क्या क्या इशू चल रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। फेनिंग बताते हैं कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट स्किप कर देते हैं तो सामने वाला आपकी बात का मतलब ही नहीं समझ पाता और कॉन्वर्सेशन इधर उधर भटकने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप शॉर्ट में क्लियर कॉन्टेक्स्ट दें ताकि लिसनर आपके साथ उसी पेज पर आ सके। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। फेनिंग कहते हैं कि शुरुआत के कुछ सेकंड्स में ही यह तय हो जाता है कि आपकी बात को अटेंशन मिलेगी या नहीं। अगर आपने बात की शुरुआत अनक्लियर, वीक या बोरिंग तरीके से की तो अटेंशन खत्म हो जाती है। इसके बजाय अगर आप अपनी बात सीधे और कॉन्फिडेंटली रख दें तो सामने वाला तुरंत अलर्ट हो जाता है। जैसे,
एक एग्जाम्पल लीजिए, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट आवर बजट। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कैजुअली सोच रहा है, कोई अर्जेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप कहें, आई नीड अ डिसीजन ऑन द प्रोजेक्ट बजट दिस वीक, कैन वी टॉक, तो बात सीधी है और सामने वाले को पता चलता है कि ये जरूरी डिस्कशन है। असल में फेनिंग यही कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन की शुरुआत एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग, हिस्ट्री या इमोशन से नहीं, बल्कि फोकस और इंटेंशन से शुरू होनी चाहिए। और ये तब और आसान होता है जब हम कॉन्शियसली अपनी बात फ्रेज करना सीख जाएं। अब थोड़ा सोचिए, क्या आपने कभी किसी मीटिंग में ऐसा फील किया है कि लोग बोल तो रहे हैं लेकिन पॉइंट पर नहीं आ रहे, या फिर कोई ईमेल आया हो जिसमें इतना सारा लिखा हो कि असली बात समझ ही ना आए? ये सब इसी कारण होता है कि लोग कम्युनिकेशन के इन पिटफॉल्स में फंस जाते हैं। इसलिए अगर आप इन आदतों से बचें तो आपकी बात औरों से अलग लगेगी। फेनिंग ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप कोई मैसेज लिखें या कन्वर्सेशन शुरू करें तो खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं बात को अननेसेसरी लंबा तो नहीं कर रहा? 2, क्या मैं शुरू में ही रेलेवेंस एस्टैब्लिश कर रहा हूं? 3, क्या मैं असर्टिव हूं या मेरी बात पैसिव लग रही है? अगर इन तीनों का जवाब हां में है तो आपकी बात इंपैक्टफुल बनेगी, और अगर नहीं तो थोड़ा रिफ्रेश करने की जरूरत है। एक और मजेदार बात यह है कि फेनिंग इसको एक हैबिट की तरह देखने को कहते हैं। शुरुआत में शायद आपको लगे कि आप बहुत डायरेक्ट हो रहे हैं या बात छोटी लग रही है, लेकिन असल में यही क्लैरिटी आपके प्रोफेशनल वैल्यू को बढ़ाती है। लोग आपको याद रखते हैं कि ये इंसान साफ साफ बात करता है और टाइम बचाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी कम्युनिकेशन में कभी इनमें से कोई गलती करते हैं? अगर हाँ, तो कोई बात नहीं, इन्हें ठीक किया जा सकता है। बस आपको थोड़ी अवेयरनेस और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। बैकग्राउंड से बात शुरू मत कीजिए, अननेसेसरी डिटेल से बचिए, पैसिव वर्ड्स को छोड़िए, और ये मानकर मत चलिए कि सामने वाला सब जानता है। और अगर चाहें तो इस होल कॉन्सेप्ट को अपनी ईमेल्स में भी अप्लाई कीजिए। देखिएगा कैसे लोग आपके मैसेज का फास्ट रिप्लाई देने लगते हैं। कम्युनिकेशन कोई मैजिक नहीं है, ये बस क्लैरिटी और स्ट्रक्चर की गेम है। फेनिंग हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हम छोटी छोटी चीजें सुधार कर अपनी बात को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं तो न सिर्फ आपकी बात सुनी जाती है, बल्कि उस पर एक्शन भी लिया जाता है। यही तो अल्टीमेट गोल होता है कम्युनिकेशन का। किसी भी प्रोफेशनल दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब हमें कोई बात सही तरीके से कहनी होती है, चाहे वो प्रोजेक्ट अपडेट देना हो, किसी इशू को हाईलाइट करना हो, या फिर किसी से हेल्प मांगनी हो। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि कैसे बोले, क्या लिखें, शब्द कैसे चुनें ताकि सामने वाला कंफ्यूज न हो, बात समझ भी जाए और एक्शन भी ले। फेनिंग की किताब इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताती है। उसमें न सिर्फ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, बल्कि रेडीमेड टेम्पलेट्स और स्क्रिप्ट्स भी दिए गए हैं जो आप रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। इन स्क्रिप्ट्स का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि ये सब CPQ मॉडल पर बेस्ड है, यानी हर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत 3 चीजों से होती है: कॉन्टेक्स्ट, पर्पस और क्वेश्चन। और यही स्ट्रक्चर हर तरह की कम्युनिकेशन को सिंपल, क्लियर और इफेक्टिव बना देता है। फेनिंग ने अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट्स तैयार किए हैं, जिनमें बस थोड़ा चेंज करके आप उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टीम के साथ कोई प्रोजेक्ट अपडेट देना है। अब आमतौर पर लोग मीटिंग में आते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। सो लास्ट वीक वी डिड दिस, देन वी हैड अ ब्लॉकर, देन समथिंग एल्स हैपेंड। और इस तरह 5 मिनट तक बात अनक्लियर रहती है। लेकिन फेनिंग के स्क्रिप्ट में यह है कि आप शुरुआत ही क्लैरिटी के साथ करें, जैसे वी हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ द मॉड्यूल, द फाइनल 20% इज डिलेड ड्यू टू टेस्टिंग इश्यूज, आई वुड लाइक टू डिस्कस इफ नीड एडिशनल सपोर्ट टू मीट द डेडलाइन। अब देखिए, इसमें कॉन्टेक्स्ट, पर्पस और एक्शन का क्वेश्चन तीनों क्लियर है।
पूरी टीम समझ जाती है कि कहाँ खड़े हैं और आगे क्या करना है। अब मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखना है, यानी कोई इशू एक्सप्लेन करना है और उस पर डिसीजन चाहिए, तो यहां भी लोग अक्सर डिटेल में चले जाते हैं या सिर्फ कंप्लेन जैसा टोन यूज करते हैं। फैनिंग का स्क्रिप्ट कहता है कि पॉइंट पर आइए, जैसे वी आर हिटिंग अ परफॉर्मेंस बॉटलनेक विद द करंट सेटअप, आई बिलीव वी नीड टू एक्सप्लोर अल्टरनेट टूल्स, कैन वी रिव्यू ऑप्शंस टुमारो। इससे सामने वाले को साफ समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या है, अर्जेंसी क्या है और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। अब एक कॉमन सिनेरियो लेते हैं, किसी से हेल्प मांगना। यहां पर हम अक्सर हेजिटेंट हो जाते हैं और हमारी टोन बेहद अनसर्टेन हो जाती है। आई वॉज वंडरिंग इफ मे बी यू कुड टेक अ लुक एट दिस सम टाइम। इस तरह की बातें हमें अनश्योर बना देती है। फैनिंग कहते हैं कि क्लियर, रिस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंट तरीके से बात रखो, जैसे मैं एनालिटिक्स मॉड्यूल पर देरी से मिल रहा हूं, कैन यू हेल्प रिव्यू द डाटा लॉजिक बाय वेडनेसडे। इससे बात में सीरियसनेस और क्लियरिटी दोनों आती है और सामने वाले को भी पता होता है कि आप सिर्फ कैजुअल नहीं हो, रियल हेल्प चाह रहे हो। ईमेल कम्युनिकेशन में तो ये टेम्पलेट्स और भी ज्यादा काम आते हैं। अक्सर हमारे ईमेल्स इतने लंबे हो जाते हैं कि सामने वाला पढ़ ही नहीं पाता या फिर उसमें से मेन पॉइंट मिस कर देता है। फैनिंग सजेस्ट करते हैं कि सब्जेक्ट लाइन से लेकर बॉडी तक CPQ अप्रोच फॉलो करें। जैसे अगर आपको किसी मीटिंग को रीशेड्यूल करना है तो सब्जेक्ट हो सकता है रिक्वेस्ट टू रीशेड्यूल थर्सडेज प्लानिंग मीटिंग, और बॉडी में कॉन्टेक्स्ट थर्स क्लाइंट रिव्यू हैज शिफ्टेड टू सेम टाइम एज आवर प्लानिंग सेशन, पर्पस वी नीड टू रीशेड्यूल आवर इंटरनल सिंक सो वी आर प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन वुड फ्राइडे 10 वर्क फॉर यू। अब सोचिए, ऐसा ईमेल पढ़ने में भी आसान है, समझने में भी और रिप्लाई करने में भी। फैनिंग ये भी कहते हैं कि इन स्क्रिप्ट्स को आप एक बार याद कर लें या कम से कम प्रैक्टिस कर लें, तो धीरे धीरे ये आपके बातचीत के तरीके का हिस्सा बन जाती है। जैसे हम कुछ रेडीमेड फ्रेजेस सीख लेते हैं जो हर जगह चल जाते हैं, वैसे ही ये स्क्रिप्ट्स भी प्लग एंड प्ले होती है। बस थोड़ा अब कीजिए, सामने वाला कौन है और सिचुएशन क्या है, फिर यूज कर लीजिए। इसके अलावा वर्बल और रिटन दोनों में ये फॉर्मेट्स इक्वली यूजफुल है। आप चाहे मीटिंग में बोल रहे हो, जूम पर अपडेट दे रहे हो, ईमेल भेज रहे हो या फिर कोई मैसेज लिख रहे हो, हर जगह CPQ बेस्ड स्क्रिप्ट्स आपको कॉन्फिडेंट और क्लियर कम्युनिकेटर बनाती है। मान लीजिए किसी जूनियर टीम मेंबर से फीडबैक चाहिए। अब आप बोलते हैं, सो हाउ डू यू फील अबाउट द रिपोर्ट। ये थोड़ा वेग है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या बताना है। लेकिन अगर आप फैनिंग के स्टाइल में कहें, कॉन्टेक्स्ट यू वर्क क्लोजली ऑन द रिपोर्ट फॉर 2 weeks, पर्पस आई वांट टू नो इफ द स्ट्रक्चर इज वर्किंग एंड नीड्स एडजस्टमेंट, क्वेश्चन कैन यू शेयर योर ऑन फीडबैक बाय एंड ऑफ द डे। तो न सिर्फ मैसेज क्लियर है, बल्कि सामने वाले को भी फील होता है कि उनकी राय मैटर करती है। इसी तरह अगर कभी कोई डिले एक्सप्लेन करना हो, जो कि बहुत कॉमन सिचुएशन है, तो भी फैनिंग का मॉडल काम आता है। अक्सर हम ऐसा कहते हैं, सॉरी आई कुडंट फिनिश द टास्क, आई हैड बैक टू बैक मीटिंग्स एंड। लेकिन फैनिंग कहते हैं कि उस एनर्जी को शिफ्ट करो और बातचीत को अकाउंटेबिलिटी और सॉल्यूशन की तरफ ले जाओ। जैसे कॉन्टेक्स्ट द टास्क इज पेंडिंग ड्यू टू शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्पस आई वांट टू अवॉइड फर्दर डिलेस, क्वेश्चन कैन वी मूव द डेडलाइन टू फ्राइडे एंड आई विल ब्लॉक टाइम फॉर इट। इससे आपकी बात ऑनेस्ट भी लगती है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी। फैनिंग ये भी बताते हैं कि स्क्रिप्ट्स मैकेनिकल नहीं लगती अगर आप उनमें अपनी टोन और स्टाइल रखो। यानी CPQ एक फॉर्मूला है, लेकिन उसकी डिलीवरी नेचुरल होनी चाहिए। आप अपने शब्दों में बात रखो, बस स्ट्रक्चर वही रहना चाहिए। इससे आपकी बात ऑर्गेनाइज लगेगी, लेकिन रोबोटिक नहीं। असल में ये सारी चीजें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हैं। जब कम्युनिकेशन क्लियर होती है तो कंफ्यूजन कम होता है, मीटिंग्स शॉर्ट होती है, डिसीजंस फास्ट होते हैं और काम एफिशिएंट होता है। और सबसे बड़ी बात, लोग आपकी बात सीरियसली लेते हैं। अब सोचिए,
अगर आपके पास हर सिचुएशन के लिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट हो, जैसे एक रेडीमेड टूल, तो आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा, हेजिटेशन नहीं होगी और कन्वर्सेशन पावरफुल होगी। फेनिंग की यही कोशिश है कि वो कम्युनिकेशन को एक स्किल की तरह सिखाए, जिसमें टेम्पलेट्स और स्ट्रक्चर आपको शुरुआती बूस्ट दे। तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो फेनिंग के ये रियल वर्ल्ड स्क्रिप्ट्स एक ट्रेजर की तरह हैं। उन्हें अपनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आप खुद अपनी स्क्रिप्ट्स बनाने लगेंगे। और तब कम्युनिकेशन आपके लिए स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। क्लैरिटी फेनिंग के अनुसार कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और इसे बार बार अभ्यास करने से बेहतर बनाया जा सकता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि कुछ लोग नेचुरली क्लियर कम्युनिकेटर्स होते हैं, जबकि असल में क्लैरिटी एक लर्न स्किल है जिसे हम अपनी डेली कन्वर्सेशंस में सुधार सकते हैं। अगर इसे एक हैबिट के रूप में अपनाया जाए तो ये न सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है, बल्कि हमारी लीडरशिप प्रेजेंस और क्रेडिबिलिटी को भी मजबूत करता है। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि हमें कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल बातों को बेहद आसान बना देना है, बल्कि ये है कि हमारी बातें ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड और रेलेवेंट हो। फेनिंग का कहना है कि क्लैरिटी की आदत डालने के लिए सबसे पहला स्टेप CPQ मॉडल को अपनी रोजमर्रा की कन्वर्सेशंस में अप्लाई करना है। चाहे आप मीटिंग्स में हो, क्लाइंट कॉल पर हो या फिर कैजुअल डिस्कशंस कर रहे हो, हर जगह CPQ का उपयोग करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदत कैसे डाली जाए। शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये एक सेकंड नेचर बन जाएगी। फेनिंग हमें कुछ टिप्स देते हैं जो इस आदत को हमारे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। पहला स्टेप है छोटी शुरुआत करें। रोजाना एक क्लियर अपडेट दें या एक क्लियर ईमेल भेजें। अब इसे छोटा करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को कम महत्व दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने के लिए समय दे रहे हैं। अगर आप दिन में सिर्फ एक बार भी क्लियर और कंसाइज तरीके से कुछ कहते हैं या लिखते हैं, तो ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको किसी को प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेट देना है। अगर आप पहले पूरी कहानी या बैकग्राउंड डिटेल से शुरुआत करते हैं तो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप CPQ के हिसाब से शुरुआत करते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट, वी हैव कंप्लीटेड 75% ऑफ द टास्क। पर्पस, आई वांट टू चेक इफ वी कैन गेट मोर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग 25% ऑन टाइम। क्वेश्चन, कैन यू हेल्प बाय असाइनिंग अंदर डेवलपर। ऐसी छोटी अपडेट्स अगर आप रोज करते हैं तो आपके मैसेज को समझने में किसी को भी मुश्किल नहीं होगी। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे क्लैरिटी को आपकी हैबिट बना देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है, मीटिंग्स या कॉल से पहले जोर से प्रैक्टिस करें। जब भी आपको किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन या प्रेजेंटेशन से पहले क्लैरिटी दिखानी हो तो खुद से बात करें। इसे मिरर प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। अपनी बातों को रिपीट करें और देखें कि क्या आप अपने मैसेज को सीधे और समझने योग्य तरीके से बता पा रहे हैं। कभी कभी हम अपनी बात को इतने तरीकों से सोचते हैं कि हमें खुद ही नहीं समझ आता कि हम क्या कहने जा रहे हैं। जोर से बोलने से हमें अपने शब्दों पर ध्यान देने का मौका मिलता है और हम अपनी डिलीवरी को बेहतर कर सकते हैं। फिर तीसरी टिप है, फीडबैक लें। किसी भी हैबिट को सुधारने के लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है। अपने पीयर से या कोलिग से पूछें कि आपके मैसेज में क्लैरिटी थी या नहीं। अगर वो आपको बताएंगे कि आपने जो कहा था वो समझ में आया या नहीं, तो आप जान पाएंगे कि आपको किस एरिया में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये फीडबैक आपको और बेहतर बना सकता है और क्लैरिटी की आदत को आपकी डेली कम्युनिकेशन का हिस्सा बना सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि क्लैरिटी सिर्फ कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं है। जब आप अपनी बातचीत में क्लैरिटी दिखाते हैं तो ये आपके ओवरऑल लीडरशिप स्टाइल को भी प्रभावित करता है। लोग आपकी बातों को समझते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर भी लोग विश्वास करते हैं। जब आप क्लियर रहते हैं
तो आपके आसपास के लोग भी क्लियर रहते हैं और फिर टीम के अंदर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे जैसे आप CPQ मॉडल को अपनी कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाते जाते हैं, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं रहती कि क्या कहना है, क्योंकि आपकी बातें ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड और कंसाइज होती है। ये सिर्फ आपके मैसेज को ही नहीं, बल्कि आपके प्रोफेशनल इमेज को भी एनहांस करता है। फेनिंग कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि क्लैरिटी हमारे काम का हिस्सा बन जाए, तो हमें इसे हैबिट में बदलना होगा। हम रोजमर्रा की बातचीत से शुरू करें, प्रैक्टिस करें और हर बार अपने मैसेज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्लैरिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिंपल प्रैक्टिस है जिसे हम ध्यान से और नियमित रूप से करते रहें। किसी भी स्किल की तरह क्लैरिटी भी एक ऐसी चीज है जो समय के साथ सुधरती है। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर काम करते जाएंगे, ये आपके लिए एक सेकंड नेचर बन जाएगी। किसी भी कन्वर्सेशन में, चाहे वो ईमेल्स हो, मीटिंग्स हो या फोन कॉल्स, क्लैरिटी आपके मैसेज को पावरफुल बनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग आपकी बातों को समझने में देर नहीं करते, तो आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है। अंत में ये कह सकते हैं कि क्लैरिटी एक ऐसी स्किल है जो न सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है, बल्कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी को भी नया रूप देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें असरदार हो, तो ये आदत दिन ब दिन और मजबूत होती जाएगी। बस याद रखें, क्लैरिटी एक जर्नी है। प्रैक्टिस करते रहिए और धीरे धीरे आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।